सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम साना साना हाथ जोड़ी वाला जो बचा हुआ था उससे आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर गहरा प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। मतलब पीछे हमने पढ़ा था कि मतलब हम जीप में स्कोले खाते हुए गहरी गहरी जो बड़े बड़े पहाड़ थे, उनकी घाटियाँ थी, उनके बीच मतलब हमारी गाड़ी जा रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि हम किसी हरियाली वाली गुफा में स्कोले खाते निकल रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ेंगे। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूँ, इस नज़ारे को मैं अपने भीतर संभालूँ। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा। जीप की खिड़की से मुंडकी मतलब सिर को, मुंह को निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कोन मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को, मतलब बहती नदी को देख रही थी। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, जगह का नाम है सिलीगुड़ी। पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, मतलब चरम था, सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य था यहाँ। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, मतलब खुश थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगबती, मेरे विशाल। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। मतलब हिमालय को सलामी कर रही थी लेखिका, तभी जीप रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झर्रा, मतलब पानी गिर रहा था। इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगा। मतलब जो पूर्वी क्षेत्र हैं, उन जो 7 राज्य हैं उनको सेवन सिस्टर कहा जाता है। 7 राज्य हैं उधर, सिक्किम में, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, इधर वाले, और पानी का झरना। फ्लैश चमकने लगा। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मशगूल मतलब व्यस्त थे। आदिम युग की किसी अभिषिप्त मतलब शापित या अभियुक्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठे झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। मतलब एक तरफ तो मुझे झरना बह रहा था तो वो आवाज़ सुनाई दे रही थी, और अंदर से आत्मा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पाँव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, मतलब आनंदित हो उठा। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझमें जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहद मतलब सीमा, दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ, मतलब मैं खुद ही बहने लग गई हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं, मतलब बुरी इच्छाएं, कुटिल जो तामसिकता मतलब कुटिल जो धारणाएं होती हैं वो, और दुष्ट वासनाएं मतलब बुरी इच्छाएं, तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हैं। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेंद्र मुझे ठेलने लगा, आगे की तरफ ले जाने लगा, और कहने लगा आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूम अंतर जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की मोटी चादर छा गई और सब कुछ बादल में हो गया। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। मतलब प्रकृति का जो भी अनूठा खेल था, माया थी, छाया थी, उसको मैं देख रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सियाने मतलब समझदार, सियाने बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई है। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी
अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत है, मतलब स्वर्ग ही स्वर्ग जैसा दिख रहा था। जन्नत बिखरी पड़ी थी, नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, मतलब जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक सुंदरता ही दिखाई दे रही थी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों, वादियों के दुर्लभ नज़ारे, मतलब कठिन नज़ारे। जहाँ कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, मतलब ग्रीन ही सोचो। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मंदिम मंदिम हवा में हिलोरे लेते, मंदिम मंदिम में धीरे धीरे, मंदिम मंदिम में हवा में हिलोरे लेते, प्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए। चेरवेती मतलब चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा हमारा वजूद था, मतलब हमारा अस्तित्व है उस पूरी प्रकृति के अंदर एक तिनके जैसा ही था। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना मेरे फिर होठों को छूने लगी थी। साना हाथ जोड़ी की तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड हो गया, मतलब इंद्रियों से मैं मुक्त थी और वो मेरा जो संसार था वो टूट गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्र मुक्त सी मैं तंद्रील अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी। जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट जाते, मतलब कोई भी महिला नृत्य करती होती है और उसके जो पाँव में घुंघरू बंधे होते हैं वो टूट जाते हैं तो उसकी आवाज़ एकदम से रुक जाती है। उसी तरह से वो करेंगे, मैं चलते चलते एकदम से मेरे पाँव पर ब्रेक लग गई। गूथे आटे सी कोमल काया पर मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य, मतलब इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, ऐसा सौंदर्य है। निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूथे आटे सी कोमल काया, मतलब जैसे आटा गूथा हुआ होता है ना, बस इस तरीके से उनकी एकदम नाजुक सी काया थी। गूथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और कथोड़े, मतलब जो फावली हो वो हथौड़ा होता है वो, कुदाल और हथौड़े। कईयों की पीठ पर बंधी डोको, मतलब बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतनी स्वर्गिक सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, देने और जिंदा रहने की यह जंग। मातृत्व मतलब माता का, मतलब बच्चे के प्रति माता की जो भावना थी या माता का जो फर्ज था वो। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, मतलब बच्चों को भी पाल रही थी और मेहनत भी कर रही थी। वहीं पर खड़े BRO मतलब बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? उसने चूहलबाजी के मतलब मजाकिया अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रहे हैं उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने औरतें बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होता है ये। मेरे मुंह से अकस्मात निकला। बड़ा संजीदा हो गया, वह संजीदा हो गया, मतलब वह एकदम से मायूस सा हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा हुआ था। जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स, मतलब
आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदल गया, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार का एक पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। मतलब वो पहले पलामू और गुमला के जंगलों में भी वहाँ उन्होंने मतलब सैर की थी, तो वहाँ भी ऐसा दृश्य उन्होंने वहाँ देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे, ठाठे मतलब जो गांठ पड़ जाती है, निशान पड़ जाते हैं उनको। एक ही कहानी कह रहे हैं, मतलब उनके जैसी कहानी इन महिलाओं की भी है। जिंदगियों की कहानी, आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। सारी मलाई तो एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। मतलब अच्छी जो है वो तो एक तरफ है, मलाई मतलब अच्छाई सारी एक तरफ है, और जिनको अभाव मिलने हैं, आंसू है, अभाव है, कोई पीड़ा है, किसी चीज़ से अछूते रहते हैं, तो ये सब आम लोगों के हिस्से में होता है। और तभी मेरी सहयात्री मणि, मतलब साथ घूमने गई थी उनकी सहेली, उनका नाम है मणि, और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गई थी। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मतलब उदास देख करके, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, पर आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एंड रिपेयर है, मतलब कम लेना और ज़्यादा देना, कि कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा कि ये वे शर्म सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयरपिन बेल्ट लेंगे, मतलब जो पिन लगाते हैं वो लगाएंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ने लगेंगे। हेयरपिन बेल्ट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं है? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वरबिल्ला, मतलब मोटे पेट वाला, बड़े पेट वाला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, मतलब पशुओं को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता है जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाइए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड, मतलब आप मतलब अपनी सावधानी कीजिए। यहाँ जो मैन वी केयर मतलब हम आपकी परवाह करते हैं। मैन ईटर अराउंड मतलब आप अपने आसपास ध्यान दीजिए, या आसपास में मतलब आदमी खो भी सकता है। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक दिखे। सूरज ढलने लगा। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था।
उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कुछ युवतियाँ बोकू पहने, बोकू मतलब सिक्किमी परिधान, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए ऐसा है, मतलब इतना ज़्यादा सौंदर्य मैं सहन नहीं कर सकती। एकदम लाल चटक रंग का बोकू पहन रखा था और उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही थी, जिससे उसकी इंद्रधनुषी आकृति सुंदरता बन रही थी। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती थी लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। धन्यवाद, बाकी कल पढ़ेंगे।